नमस्कार दोस्तों। काफ़ी समय से मेरे पास डिमांड आ रही थी कि मैं बिजनौर लोकसभा सीट के बारे में कुछ बताऊं और हमारा भी टारगेट यही था कि जैसे ही नामांकन का काम निपटे तो हम इस सीट के बारे में आपको कुछ जानकारी दें। बिजनौर लोकसभा सीट के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और उसमें वीडियो में मैंने कुछ जातीय समीकरण बताए थे। जातीय समीकरण ये थे कि इसके अंतर्गत आने वाली पांचों विधानसभा सीटों के जातीय समीकरण मैंने कहीं से कलेक्ट किए थे और उनको मैंने आपको बताया था। और उनमें बताने का मेरा टारगेट सिर्फ ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि किस तरह का सिनेरियो इस लोकसभा सीट का है। लेकिन उस पे क्या हुआ कि उस पे तरह तरह के कमेंट्स मुझे नीचे आने लगे और लोगों ने एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की। हालांकि मैं कमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूं और ऐसे लोगों को मैं ब्लॉक कर देता हूं जो इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि शायद आंकड़ों में कुछ भिन्नता रही होगी, आंकड़ों को लेकर कुछ लोग सहमत नहीं होते हैं, इस वजह से भी विरोध होने लगता है। लेकिन ये बात मुझे सही नहीं लगी। मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज के बारे में कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा संयम का परिचय देना होगा। आप फिल्म भी अगर देखने के लिए जाते हैं तो आपको फिल्म को डायरेक्टर के नजरिए से देखना होता है। इसी तरह की कुछ चीजें हो जाती हैं। बहरहाल मैं ये नहीं कहता हूं कि जो भी मैं आंकड़े देता हूं बहुत ऑथेंटिक हैं, क्योंकि जातीय आंकड़े कभी भी सरकारी लेवल से नहीं लिए जाते, राजनीतिक दलों के हिसाब से लिए जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी सावधानी बरतता हूं। बहरहाल मेरा काम है आप तक जानकारी पहुंचाना। आपको चैनल मेरा अच्छा लगता है, इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और आप सब लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, हमारे लाइव पर इतने सारे लोग आप जुड़ जाते हैं, तो उस सब चीज़ों की मैं कदर करता हूं और सभी का मैं सम्मान करता हूं। आशा है आप मुझे सहयोग अपना इसी तरह से देते रहेंगे। बिजनौर सीट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बिजनौर सीट 2 जिलों की सीट है। इसमें 5 जो विधानसभाएं हैं उनमें से 2 विधानसभाएं मुजफ्फरनगर जिले की हैं और बाकी 3 बिजनौर जिले की हैं। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सुरक्षित सीट और मीरापुर सीट, ये 2 तो हैं मुजफ्फरनगर की। और इसके अलावा इसमें जो बाकी की 3 विधानसभाएं हैं बिजनौर, चांदपुर और हस्तिनापुर, ये अलग अलग जिलों की हैं। 2 तो बिजनौर और चांदपुर तो बिजनौर की हैं और हस्तिनापुर मेरठ जिले का हिस्सा है। तो इस सीट में एक तरह से 3 जिले घुसे हुए हैं। तो इन जिलों के बारे में आप बताने के बजाय मैं इन विधानसभाओं पर ज़्यादा फोकस करूंगा। बहरहाल यहाँ पर प्रत्याशियों का डिक्लेरेशन हो चुका है, नामांकन हो चुका है और यहाँ से बीजेपी की ओर से राजा भरतेंद्र सिंह जो कि वर्तमान सांसद हैं और काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, उनका टिकट कटने की चर्चाएं भी खूब जोर शोर से रही थी, लेकिन टिकट अंत में इन्हें मिला है। और इसके अलावा इनके सामने बसपा के मलूक नागर हैं। मलूक नागर 2014 में भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और कांग्रेस ने यहाँ से नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, जो कि बसपा के लीजेंड रहे हैं पहले, उनको टिकट दिया है बिल्कुल अंतिम समय में। कांग्रेस ने अपना टिकट यहाँ बदला है। उन्होंने पहले इंदिरा भाटी को दिया था। इंदिरा भाटी उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, स्वर्गीय नारायण सिंह, उनकी बेटी हैं। और संजय चौहान जो यहाँ से 2009 में सांसद बने थे भाजपा और आरएलडी के संयुक्त, उनकी बहन है। इनको टिकट दिया गया था इस वजह से कि गुर्जर प्रत्याशी अकेली रहेंगी तो यहाँ से अच्छी सीट निकाल पाएंगी। लेकिन जब बसपा ने यहाँ से मलूक नागर को टिकट दे दिया, गुर्जर प्रत्याशी को, तो उसके बाद से सारा सिनेरियो बदल गया। बहरहाल बिजनौर लोकसभा सीट के बारे में हम बात अब थोड़ा अलग हटके करते हैं। इस बार बात करते हैं कि बिजनौर लोकसभा सीट पर जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनका जलवा जलाल क्या है। साहब सारे के सारे करोड़पति हैं, मोटी पार्टी हैं, सबके पास जबरदस्त पैसा है और इन लोगों ने जो अपने शपथ पत्र दिए हैं उनमें कई करोड़ रुपए की संपत्ति इनके और इनके परिवार के सदस्यों के पास होने का इन्होंने दावा किया है। और मैं डिटेल ज़्यादा नहीं बताऊंगा। देखिए, सब मलूक नागर के बारे में सब जानते हैं, मेरठ से भी चुनाव लड़ चुके हैं पहले। मलूक नागर डेयरी का काम है इन लोगों का। ये मूल रूप से बुलंदशहर जिले से जुड़े हुए हैं और इनके ही परिवार के सदस्य शायद इनके भाई हैं सुरेंद्र नागर, वो भी सांसद रह चुके हैं। और
इनके अलावा इस परिवार की एक मेरे ख्याल में कोई डेयरी है, नाम मैं उसको भूल गया हूँ, शायद डेयरी गोपाल जी के नाम से शायद इनका कोई ब्रांड है, वहाँ से बुलंदशहर में वहाँ इनकी फैक्ट्री है जिसकी दूध और पनीर और बाकी दही वगैरह की सप्लाई है। ये उनका मूल काम है मलूक नागर का, और ज़बरदस्त पैसा इस पार्टी के पास है। चुनाव पर भी ये खूब पैसा खर्च करते रहे हैं। तो मलूक नागर ने जो अपनी डिटेल दी है उसमें 108 करोड़ 52 लाख रुपए की चल संपत्ति इन्होंने दिखाई है। कैश इन्होंने 111 करोड़ रुपए दिखाया है। इनके पास 111 करोड़ रुपए कैश है। पत्नी के पास भी 23 करोड़ रुपए दिखाए हैं इन्होंने। इसके अलावा कांग्रेस के प्रत्याशी नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो बसपा में रहकर बहुत बड़े लीजेंड बने और बसपा में रहकर खूब इन्होंने कमाई की थी, और उनका जो रिकॉर्ड है मैं देखकर वैसे चौंका हूँ, हालांकि ये भी करोड़पति हैं, लेकिन मैं चौंका हूँ। उन्होंने दिखाया कि 2.91 करोड़ ही इनके पास हैं। ये मुझे थोड़ा सा कम लगा। हालांकि इस तरह की जो शपथ पत्र दिए जाते हैं उनकी कहानी कुछ और होती है, हकीकत कुछ और होती है, लेकिन बहरहाल हम उस पर ही यकीन करते हैं जो सरकारी आंकड़े हैं। पत्नी के पास भी सिद्दीकी साहब के 4 करोड़ रुपए हैं। और भारतेंद्र सिंह, जो कि यहाँ की सहारनपुर स्टेट है एक बिजनौर जिले में, उसके राज परिवार से ये जुड़े हुए हैं, रियासत रही है वो पहले, तो उन्होंने भी अच्छी खासी 2-3 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने पास दिखाई है। भारतेंद्र सिंह के जो बारे में बताऊं आपको, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, उनके पिता कुंवर देवेंद्र सिंह 1967 में नजीबाबाद विधानसभा सीट है बिजनौर जिले की, उससे पहली बार एमएलए बने थे और निर्दलीय जीत गए थे। फिर 2 साल बाद उपचुनाव हुआ। 2 साल बाद ही 1969 में ये बीकेडी, भारतीय क्रांतिकारी दल, ये शायद चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी थी, उससे जो है ये यहाँ पे विधायक बन गए थे। उस समय बीकेडी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और बीकेडी पार्टी सब जगह छा गई थी। और इसके बाद फिर अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया भारतेंद्र सिंह ने। ये 2002 में पहली बार बिजनौर से विधायक बने। उसके बाद फिर 2012 में ये विधायक बने और फिर 2014 में तो ये फिर वहाँ पर लोकसभा का टिकट लेकर वहाँ से सांसद बन गए। इसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में रहे और 2007 में जब फुल मेजोरिटी के साथ मायावती की सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, तो उसमें कैबिनेट मंत्री थे, शायद पीडब्ल्यूडी का विभाग था। मैंने इनकी एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की थी जब ये शामली में आए थे, तो उस समय चर्चा थी कि शामली को जिला घोषित किया जाना है। और उस समय जो है बड़ा एटीट्यूड इन्होंने दिखाया था और पत्रकारों के जवाब सही तरीके से नहीं दिए थे, हवा में उड़ रहे थे। लेकिन वक्त ऐसा ही आता है कि जिनके बल पर आप हवा में उड़ते हैं वही आपको हवा से नीचे पटक देते हैं। मायावती ने इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया, तो उसके बाद इनकी ये दर भटकते रहे। अंत में कांग्रेस में जाने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं बचा, सपा में एंट्री कर नहीं पाए क्योंकि वहाँ पहले ही आजम खां बैठे हुए हैं, वो दूसरे मुस्लिम नेता को आने नहीं देते हैं पार्टी में। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बेचारे 1.5-2 साल से कांग्रेस में हैं, टिकट मांग रहे थे, मुरादाबाद क्षेत्र से टिकट लेना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ राज बब्बर साहब खुद आ गए और इन्हें कहा कि भाई आप यहाँ से जाओ। फिर इन्हें जो है सांत्वना पुरस्कार के रूप में बिजनौर सीट पर टिकट दे दिया गया है। और राज बब्बर भी हालांकि मुरादाबाद में नहीं रहे, वो भी वहाँ से फतेहपुर सीकरी चले गए, वहाँ से इमरान प्रताप गढ़िया को टिकट दे दिया है। और अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी बिजनौर से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं बताऊं कि आप ये अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, अकेले मुस्लिम प्रत्याशी हैं इस सीट पर, और अगर ये स्ट्रांगली चुनाव लड़े तो यहाँ पर ये अभी जो लग रहा है कि तीसरे नंबर के कैंडिडेट है, ये दूसरे नंबर पर भी आ सकते हैं। पहले की मैं कोई बतावा नहीं करता पहले पे कौन रहेगा, तो ये स्ट्रांगली चुनाव लड़े तो वहाँ पर मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। और आपको बताऊं बिजनौर सीट पर 39% एक आंकड़ा मुझे कहीं से मिला है, 39% मुस्लिम वोटर्स हैं और ये एक बड़ा वोट बैंक होता है। और 39% में तो वोटर्स में तो जीत हार हो जाती है। मलूक नागर के बारे में बताऊं, मलूक नागर एक बार एमएलए रहे हैं, कहाँ से रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, शायद बुलंदशहर या नोएडा की किसी सीट से रहे हैं, मुझे इसकी कंप्लीट जानकारी नहीं है, ना ही मैं इसमें जाना चाहता हूँ। 2014 में बिजनौर से चुनाव लड़े थे और 2009 में शायद ये मेरठ से चुनाव लड़े थे, लेकिन अब तक जीत नहीं पाए हैं, पैसा पानी की तरफ आते हैं। बिजनौर सीट के बारे में एक और मजेदार बात बताऊं आपको कि यहाँ से 2014 में जया प्रदा भी चुनाव लड़ी है। जी हाँ, जया प्रदा की जब सपा में खटपट हो गई थी
तो जया प्रदा और अमर सिंह सपा से अलग होकर जगह जगह अपना ठिकाना तलाश रहे थे। तो उस समय और कुछ नहीं समझ में आया, तो उन्होंने सीधे अजीत सिंह से बात की कि भाई हमें 2 टिकट दे दो। और बताया जाता है कि 2 टिकट इन्होंने खरीदे और खुद फतेहपुर सीकरी से लड़े और जयप्रदा को यहाँ पे चुनाव लड़ा दिया बिजनौर सीट से, और जयप्रदा की जमानत जब्त हो गई थी। जयप्रदा को मेरे ख्याल में 20-21 हजार वोट ही मिल पाए थे और उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। बहरहाल बिजनौर लोकसभा सीट के बारे में बताऊं कि इस पर सभी पार्टियों की नजर है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके समर्थन में बड़े बड़े नेता यहाँ पर आएँ, जिससे कि मुस्लिम्स में यहाँ पर उनके प्रति माहौल बने। और सुनने में ये आया है कि यहाँ पे 8 अप्रैल को एक बड़ा रोड शो आयोजित होने वाला है। इस रोड शो में खुद राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी बहन प्रियंका गांधी जो पार्टी की महासचिव हैं वो आएंगी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समर्थन में प्रचार करेंगी। प्रियंका का यहाँ पे आने का एक वजह और दूसरी भी है। इसी बिजनौर जिले से मिलती जुलती सीट है नगीना सुरक्षित सीट। कुछ बिजनौर जिले की कुछ विधानसभाएं नजीबाबाद वगैरह उसके अंतर्गत आती हैं। तो इस लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं ओमवती, जिनके हस्बैंड आईएएस रहे हैं कभी। वो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही पार्टी में आई हैं और उन्हें वहां से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। तो प्रियंका का लक्ष्य ये है कि बिजनौर का भी प्रचार हो जाए और नगीना सुरक्षित सीट का भी प्रचार हो जाए, इसलिए 8 तारीख को ये रोड शो होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे एक और थोड़ी सी मजेदार बात आपको बताता हूँ कि शिवपाल यादव जो कि अखिलेश यादव की किरकिरी करने में लगे हुए हैं, उन्होंने भी इलम सिंह गुज्जर जो मुजफ्फरनगर के शायद नेता हैं, गुज्जर समाज से आते हैं, उन्हें टिकट दे दिया है। उनका टारगेट है कि दूसरी पार्टियों के टिकट काटे जाएं। अब वो अखिलेश यादव और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, मतलब मलूक नागर गुज्जर प्रत्याशी हैं, उनका टिकट, उनके वोट काटने का उनका इरादा है। अब मुझे नहीं लगता कि इलम सिंह गुज्जर वहां पे वोट काट पाएंगे। बहरहाल मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैंने कुछ जातिगत आंकड़े कलेक्ट किए हैं। जातिगत आंकड़े हैं और ये बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए आप अन्यथा ना लें। इसे सुनना चाहें सुन लें, वरना वीडियो को स्किप कर दें, है ना। तो मैं इसलिए कहता हूं कि ये सरकारी आंकड़े नहीं हैं, ना ही मेरे ये पर्सनल आंकड़े हैं, ये राजनीतिक दलों से मैंने लिए हैं। पुरकाजी सुरक्षित सीट जो आती है बिजनौर में, उसमें लगभग 1 लाख मुसलमान हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं इससे। जाट 20-25 हजार हैं, गुजर 20 हजार हैं और एससी वोट 25 से 30 हजार के करीब पुरकाजी सीट पर है। ये सुरक्षित सीट है भी और ये मुजफ्फरनगर जिले की सीट है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर जिले की जो मीरापुर विधानसभा है वो भी इसी का हिस्सा है और उस पर भी 1 लाख से ज्यादा के करीब मुसलमान हैं। जाट 40-45 हजार हैं, गुज्जर 15 हजार, सैनी 15 हजार, पाल 10 हजार और एससी वोट 40 हजार प्लस है। हस्तिनापुर विधानसभा सीट जो इसमें आती है उस पर मुस्लिम 80-90 हजार, एससी 60 से 70 हजार। इंपॉर्टेंट सीट है ये। यहाँ से शायद पहले योगेश वर्मा जो अब बुलंदशहर से चुनाव लड़ रहे हैं वो विधायक भी रह चुके हैं। जाट वोट हस्तिनापुर पे 25-30 हजार हैं, गुज्जर वोट 40 हजार वोट। चांदपुर विधानसभा में मुस्लिम 1 लाख, जाट 55 हजार, एससी 55 से 60 हजार, सैनी 22 हजार, ठाकुर 12 हजार, गुज्जर 5-6 हजार। बिजनौर से मुस्लिम 1.35 लगभग 1.25 लाख के करीब वोट हैं। जाट 50 हजार, एससी 50 से 60 हजार, सैनी 30 हजार, रवा राजपूत 10 हजार, गुर्जर 5 हजार। तो इस तरह का वोटिंग आंकड़ा यहाँ पर है। तो अगर इसकी टोटल हम इसका आकलन करें तो इस सीट पर गुर्जर, मुस्लिम और एससी वोट ये काफ़ी बहुल्य संख्या में है और इसी वजह से पार्टी का टारगेट ये है कि सभी पार्टियों का टारगेट कि इन वोटों को एक्सप्लोर किया जाए। बहरहाल इस सीट पर मैं आपको बताऊं, फिलहाल मुझे त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। मैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें भी पूरे पॉइंट्स दूंगा और मुझे लग रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और वो चुनाव अच्छी तरह से लड़ेंगे। उनके साथ के एक पूर्व विधायक हैं, मुस्लिम विधायक मुजफ्फरनगर के, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे मित्र हैं, मेरी उनसे भी बात हो रही थी। उनका कहना है कि अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब वहाँ पर थोड़ा अच्छा खासा पैसा खर्च कर दें और कैंपेन को उठा दें अपनी, तो वो एक विनिंग कैंडिडेट के रूप में उभर सकते हैं। और ये बात मैं अपने मित्र से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये सीट बड़ी स्ट्रांगली
कांग्रेस जीत सकती है। इस पर लेकिन उन्हें जोरदार प्रयास करने होंगे और कैंपेन बढ़िया चलाना होगा। बहरहाल यहाँ फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला है। भारतेंद्र सिंह अभी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, उनके सामने मुलुक नागर इस बार पिछली बार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पिछली बार मुलुक नागर केवल बसपा से लड़े थे, इस बार गठबंधन के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है और इसके बारे में हमें आगे भी वीडियो करनी होगी, क्योंकि एक वीडियो से बिजनौर जैसी सीट का काम होने वाला नहीं है। तो आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव, और हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं कि प्लीज़ इसे आप व्हाट्सएप पे शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारे यूजर्स बढ़ें, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ें। और हम लाइव भी जाते हैं, आप हमारे वीडियो देख सकते हैं कि हमने कितने लाइव किए हैं। हम आप लोगों के सवालों के जवाब भी देते हैं। आपको अगर लाइव का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे ही मैं लाइव आऊँ आपको तुरंत पता लग जाए। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।